चलो ध्यान दो, केस फर्स्ट में बीटा mn अपना आया हुआ था n-1 फैक्टोरियल अपॉन m+1 m+2 सो ऑन m+n-1। जब हम केस 2 लिए थे तो हम लोगों ने एक बात कही हुई थी, केस फर्स्ट में हम लोगों ने किसको इंटीजर माना था, नेचुरल नंबर किसको माना था n, और केस 2 में किसको किया था केस 2 में जब हम लोग m को इंटीजर मान रहे थे तो हम लोगों ने कहा था, चूंकि हम लोग साबित कर चुके हैं कि आपका जो बीटा फंक्शन होता है वो m और n में सिमेट्रिक होता है, और चूंकि वो m और n में सिमेट्रिक होता है इसलिए हमको कोई मेहनत नहीं करनी, हमको केवल m और n को स्विच कर देना है। जहां पर m है उसकी जगह क्या कर दें n, और जहां n है उसकी जगह क्या कर दें n। अब केस थर्ड आ रहा है जिसमें m और n दोनों को हम लोग इंटीजर मानने जा रहे हैं। केस थर्ड में लिखना m, n both belong to the natural number set n। अब m और n दोनों इंटीजर, दोनों नेचुरल नंबर हो गए, मतलब m बराबर 10, n बराबर 15, m इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 25, जो आप ले सकते हो, दोनों को आप नेचुरल नंबर ले सकते हो। तब देखना बीटा mn इज इक्वल टू बीटा mn इज इक्वल टू, ऊपर जो दोनों केस लिखे गए हैं दिमाग दौड़ाना। अगर हम पहले केस की बात करें तो पहले केस को आपने तब होल्ड कराया जब n आपका कौन था नेचुरल नंबर, दूसरे को आपने तब होल्ड कराया जब आपका m कौन था नेचुरल नंबर। इसका मतलब जिस दिन आप n को नेचुरल कहोगे पहला केस, जिस दिन आप m को नेचुरल कहोगे दूसरा केस। अभी तो आप दोनों को नेचुरल कह रहे हो, और अगर आप दोनों को नेचुरल कह रहे हो तो इसका मतलब आप दोनों केस में से किसी से भी शुरुआत कर सकते हो। आई बात समझ में? दो चीजें हैं, एक m और दूसरा कौन n। दिमाग दौड़ाना, जिस दिन हम लोग कहते हैं कि ये आपका नेचुरल है, ये आपका नेचुरल है, उस दिन आप पहले केस की वैलिडिटी करते हो। जिस दिन आप कहते हो कि ये आपका नेचुरल है उस दिन आप दूसरे की कहते हो। अभी हम कह रहे हैं कि दोनों को ही नेचुरल कर दिया। जब दोनों को नेचुरल कर दिया तो इसका मतलब n के नेचुरल होने की वजह से पहला केस वैलिड है और m के नेचुरल होने की वजह से दूसरा केस वैलिड है। तो इन शॉर्ट हम कहें कि दोनों में से किसी भी केस से आप शुरुआत कर सकते हैं। आई ये बात है समझ में? चलो लिखने की शुरुआत करते हैं। पहले केस को लेकर के चल रहे हैं। ऐसे में मेरे पास आएगा बीटा mn इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m इंटू m+1 इंटू m+2 अप टू सो ऑन m+n-1 लिखा जा सकता है। नोट करो। अब अपने दिमाग में फैक्टोरियल के साइन के लिए या फैक्टोरियल जो हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए दिमाग में एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है, अगर हम कहें 10, फिर हम 10 में से 1 कम करके कितना लिखते हैं 9, फिर हम 1 कम करके कितना 8, और इस तरह हम 1 कम करते रहते हैं, और 1 कम करने के दौरान लास्ट में पहुंच जाते हैं जिस पर 1 पर। तो ये पूरा समेट करके कितना लिखा जाता है फैक्टोरियल। यानी अगर हम सही सलामत देखें तो मुझको फैक्टोरियल को पहचानने का एक तरीका ये मिलता है, आप कहीं से शुरू करते हो और 1 कम होते रहते हो, 1 कम होते 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 आप किस पर आके टिकते हो 1 पर, और ये पूरा समेट करके कितना हो जाता है फैक्टोरियल 10। उल्टी तरफ से देखो, अगर उल्टे तरफ से देखें तो लिखा गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन इंटू 10। यानी इधर से देखें तो 1 इंक्रीज कर रहे हैं, और इसी सीरीज को पलट दे तो हम 1 डिक्रीज कर रहे हैं। कोई अंतर तो आया नहीं, दोनों बातें सेम है। अब इस पर इस चीज को नकल बैठाओ, हम इसको दोबारा रीराइट कर लें। यानी दिस इंप्लाइज दैट बीटा mn इज इक्वल टू, दिमाग चलाना, ऊपर का हिस्सा तो एज इट इज n-1 का फैक्टोरियल। अगर हम नीचे वाले पर देखें तो पहले कौन दिखता है m, बाद में कौन दिखता है m+1, एक बढ़ गया कि नहीं, बाद में कौन दिखेगा m+2, एक और बढ़ गया, मतलब ये लगातार एक बढ़ रहा है। पूरी सीरीज को यहाँ से पकड़ो, उठा करके पलट दो तो 1 घटता हुआ नजर आने लगा कि नहीं। यानी आप खड़े हो इस वक्त, अगर पूरी सीरीज को पलट दें तो सबसे पहले m+n-1 सही या गलत? इससे 1 कम इंटू m+n-2 सही या गलत? फिर इससे 1 कम m+n-3, हाँ या ना? क्या लगातार 1 कम होता जा रहा है? आपने कुछ किया नहीं, आपने इसी सीरीज को पकड़ा है और ऐसे पलट दिया है। तो सोचो लास्ट में आपको क्या मिल रहा होगा, अप टू सो ऑन, आपको लास्ट में मिल रहा है m+2, फिर आपको कितना मिला 1 कम m+1, फिर कितना मिला n।
क्या ये बात सही लिखी गई है? ऊपर ही वाली बात को बस दोहरा करके लिख दिया गया है। हम लोगों ने अगर इस सीरीज को ऐसे देखना चालू किया तो m के बाद 1 बड़ा m+1, फिर 1 बड़ा m+2 अप टू सो ऑन m+n-1, एक एक इंक्रीज करते जा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी जगह बदल दी। अब हम इसको इधर से देखेंगे। जब हम इसको इधर से देखेंगे तो ये एक एक क्या होता नजर आएगा? डिक्रीज होता। तो अगर ये m+n-1 है तो इसमें से भी एक कम, अगला काउंट होगा m+n-2, एक कम कर दिया। और इससे भी एक कम करो तो यही -1 करो, कितना होगा? m+n-3। और एक कम करते करते सोचो हम पहुंचेंगे कहाँ तक? m+2 तक, फिर m+1 और फिर कहाँ तक? m तक। क्लियर है ये बात? क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? आप दिमाग दौड़ाओ। लेकिन फैक्टोरियल कब आप इजाद करते हो? आप फैक्टोरियल उस दिन इजाद करते हो जिस दिन आप 10 से शुरू करो, फिर 9, फिर 8 और चलते चलते। अच्छा ये बताओ, अगर हम 5 पर रुक जाएं तो क्या हम फैक्टोरियल इजाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। कितना? फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 8। अब आप इसको पूरे को समझो तो आप इसको लिखोगे फैक्टोरियल 10। आया ना? फिर अगली बात सुनना, वापस इसी चीज को। अगर हम 20 से शुरुआत करें तो हम एक एक कम कर रहे हैं। 20 गुणे, फिर अगला 19 गुणे 10, सॉरी 18 गुणे 17, सो ऑन चलते चलते गुणे यहाँ 15 तक आए। आगे हम और कुछ नहीं लिख रहे, तो क्या हम इसको फैक्टोरियल में बांध सकते हैं? नहीं। कमी कितने की रह गई? कमी रह गई फैक्टोरियल 14 की। तो यहाँ मल्टीप्लाई किए फैक्टोरियल 14 और डिवाइड कर दिए फैक्टोरियल 14। क्या अभी भी पुरानी ही बात लिखी गई है कि नहीं? और हम इतने को समेट करके फैक्टोरियल 20 लिख सकते हैं कि नहीं? फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 14। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब दिमाग दौड़ाओ, आप रुके कहाँ पर हो? अगर आपको सबको फैक्टोरियल में समेटना है तो आपको घटते 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 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 पर रुकना पड़ेगा। हाँ या ना? ये बताओ, घटना है, m तक पहुंच गए, एक और कम करोगे तो कितना आएगा? m-1 आएगा। एक और कम करोगे तो m-2। घटना चालू हो गई कि नहीं? तो अपने लोग इतना काम ना करें, इनटू m-1 का फैक्टोरियल और अपॉन m-1 का फैक्टोरियल। इसी से गुणा किया और इसी से डिवाइड लगाया। क्या हमने लिखे गए एक्सप्रेशंस में कोई खास फेरबदल किया? पुरानी ही बात अभी भी लिखी गई है। अब ये बताओ, फैक्टोरियल यहाँ रुका हुआ है, यहाँ नीचे वाले को देखना, फैक्टोरियल यहाँ रुका है। हम इसको यहाँ से पूरा पकड़ करके समेट करके यहाँ पहुँचा दें तो हो जाएगा m+n-1 का फैक्टोरियल। सही या गलत? ये पूरा हिस्सा देखना वापस। अगर आप इसको देखो तो लिखा गया m+n-1, फिर एक कम m+n-2, फिर एक कम m+n-3, घटते घटते m+2, फिर कितना m+1, फिर कितना m और घटे तो क्या होगा? m-1, m-2, m-3, m एक गट्ठर है और वो गट्ठर है नेचुरल का। आप उस गट्ठर में से एक एक निकाल रहे हो। ये बताओ, जब आप गट्ठर में से एक एक निकाल रहे हो तो एक दिन गट्ठर घटते घटते 10 आएगा, फिर एक और निकालोगे तो कितना होगा? 9, फिर एक निकालोगे तो 8, फिर एक निकालोगे तो 6, इस तरीके 7, इस तरीके से चलते चलते एक दिन उस गट्ठर में से आप एक निकालोगे तो 3 आएगा, फिर 2 और फिर कितना? 1। और बाद में आप पूरे को समेट दो तो फैक्टोरियल बन जाएगा कि नहीं? तो हमने क्या किया, m तक पहुंचे थे और कम करेंगे तो m-1 कितने पर ही फैक्टोरियल बैठा दिया। अब ये बताओ, यहाँ से हाथ रखो और इस पूरे को समेट दो, यहाँ तक पहुँचाओ तो क्या लिखा गया? ये लिखा गया n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, उस पूरे को समेट दो तो m+n-1 का फैक्टोरियल। हाँ या ना? कितने का फैक्टोरियल? और लास्ट में ऊपर जो बचा उसको छोड़ देते हैं, m-1 का फैक्टोरियल। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? सारे लोग सहमत हो इतनी बातों से? नोट करो, फार्मूला बन चुका है। अगर मिटा ऊपर लिख दें, क्या लिख दें? मिटा करके ये आया हुआ है β7। दोबारा मत लिखना तो हम किसी नीचे वाली बात को ऊपर लिखते हैं। ये आया हुआ है n-1 का फैक्टोरियल, फिर m-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये पूरा m+n-1 का फैक्टोरियल, m+n-1 फैक्टोरियल।
ये तब का किस्सा है जब m और n दोनों नेचुरल हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अभी नहीं हुआ? नाम बोलो। मोहम्मद अफजल। कहाँ सो रहे थे? अभी तो बाकी चल दिया। इधर सारे लोग बाकी हो क्या? बोलो। शिवम कुमार। एक को छूटने ना पाए, छूट गई ना तो अपने लिए आपस में ले लो। और कोई बाकी? ये नोट करो तो फिर हम देखते हैं कितने हो गए। अब शतक तो पूरा होगा, सैकड़ा भी पूरा हो जाएगा। अब शतक तक पहुंचे तो सैकड़ा बना लीजिए। हम कहें ना मेरा केवल एक टारगेट है, बस केवल एक टारगेट, और दूसरा नहीं। और एक टारगेट मेरा केवल एक है, यहाँ जो आए वो समझ करके जाए और मुझको ये कमरा पुरानी लीजिए पर पीछे तक, इतना ही मेरा एक है और इतना हम करेंगे। कोई काम करो तो शिद्दत से करो, ऐसे थोड़ी हवा हवाई काम नहीं करो। हाँ, तुमको भी पढ़वाएंगे, शिद्दत से पढ़ोगे, तुम भी आदत पड़ जाएगी ना। 6 सेमेस्टर तुमको झेलना है। 6 सेमेस्टर के उसमें अगर तुम्हारी पढ़ने की आदत ही ना बनी ना तो पता चलेगा तुम बाकी टीचर्स के ऊपर बोझ बन जाओगे, और यही एक गलत होता है। उधर एमएससी में कई लोग ऐसे आए हैं जो अभी 2013 में बीएससी पास आउट है, 2013 में, और उसके बाद आज 2022 चल रहा है, अब वो एमएससी करने के लिए आए हुए हैं। 13, 7, 20, 2, 22 9 साल हो चुके हैं। 9 साल में वो बीएससी का सब भूल गए हैं और उनको एमएससी पढ़ाना है। फिर भी चैलेंज लेकर के पढ़ा रहे हैं कि जितना पढ़ाएंगे उतना समझ में आएगा। इतने के बाद मतलब हम उस आदमी को पढ़ाने का चैलेंज ले रहे हैं जो 9 साल से गणित का गा तक नहीं देखा हुआ, और फिर भी हम चैलेंज ले रहे हैं क्लास से जाएगा तो समझ करके जाएगा। ये नहीं यहाँ से निकल करके भर दे बाहर जाओ कहो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती, कहाँ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारे यहाँ पढ़ाई होती है, ये बात बाहर जानी चाहिए, तब बाहर वाले यहाँ पढ़ने आएंगे। हम थोड़ी चले आएंगे इस तरह। अब अपने पास 3 फार्मूले हो गए। जिस दिन n इंटीजर होगा, अच्छा याद करना भी बड़ा सिंपल है, जिस दिन n इंटीजर होगा, जो इंटीजर है वो ऊपर बैठा हुआ है। गौर करो, जिस दिन n इंटीजर है पहला केस, उस दिन ऊपर n-1 फैक्टोरियल लगाया है, और जिस दिन m इंटीजर है उस दिन m-1 फैक्टोरियल लगाया है, और जिस दिन दोनों इंटीजर है उस दिन सामने फार्मूला है दोनों ऊपर है। गौर करो, n-1 फैक्टोरियल के ऊपर m-1 फैक्टोरियल के ऊपर नीचे वाला m प्लस n-1। ये तुमको ऐसे लिखने में अगर दिक्कत लगती है तो तुम इस ब्रैकेट को हटा सकते हो, तब तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो m प्लस n-1 फैक्टोरियल। वो ब्रैकेट हमने इसलिए बनाया था कि तुमको ये पैटर्न पता चले। ये पैटर्न एक एक कम हो रहा है और उधर से देखोगे तो एक एक बढ़ रहा है। क्लियर हुआ? यही बीटा गामा, यही बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है। अब अगर मुझको कोई कहे कि बीटा फंक्शन निकाल करके दिखाइए और m और n की वैल्यू दे दे, तो हम m और n की वैल्यू को देखेंगे। अगर उनमें से एक वैल्यू इंटीजर है, केवल एक, और दूसरी इंटीजर नहीं है, तो ऊपर के केस 1 केस 2 में से कोई एक वैलिड होगा, और अगर उनमें से दोनों इंटीजर हैं तो अपना केस 3rd वैलिड हो जाएगा। आई बात समझ में? अब तुम बोलो क्या करें? हाँ, उसी से गुणा किया, उसी से डिवाइड किया, जिससे कोई फर्क ना पड़े अपने ऊपर। अब आई बात समझ में? चलो अगला लिखिए, हेडिंग डालना अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन केवल दिखने में एक ही रूप नहीं रखता, इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो अगली हेडिंग डालना अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। Another
अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक, या इसी को कहा जाता है, चाहे कहो अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन और चाहे इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का परिवर्तन, दिखने में एक रूप है, आप उसमें थोड़ा सा फेरबदल करोगे तो उसका रूप दिखने में बदल जाएगा, लेकिन काम वो वही करेगा जो वो पहले कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक आदमी है, आप उसको एक रूप में देख रहे हो, थोड़ी देर के बाद उसको कोई और टास्क परफॉर्म करने को दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ला दी जाती है तो उस आदमी का चेहरा बदल जाता है। अब आदमी नहीं बदला, बस खाली उसकी पोजीशन थोड़ी सी बदल गई, काम वो आज भी वही कर रहा है, लेकिन जगह बदलने से उसका परिवर्तन हो चुका है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। और करके लिख देना, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन जिनके लिए ये चैप्टर आज पहली बार है वो हर हाल में घर जा करके पहला लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। अगर तुम पहला लेक्चर कंप्लीट नहीं करोगे ये दूसरा लेक्चर तुम्हारे लिए पूरा हो चुका है, इसीलिए पहले लेक्चर तुम्हारे लिए कंप्लीट करना कंपलसरी है और उसे कंप्लीट करके अपनी कॉपी में सही सलामत रखो। कल मेरी क्लास है, कल मेरी क्लास फिर है, ठीक, हर हाल में आज कंप्लीट कर लेना। कल हम सबकी कॉपी चेक करेंगे जिनका बकाया चल रहा है। कल तुम लोग कॉपी लेकर के आओगे, बिना कॉपी चेक किए हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कंप्लीट करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो मान के चलना कल एक अच्छा वाला बहाना सोच करके आना क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। एक हम तुमको बता दे रहे हैं, सर लाइट नहीं थी इसलिए नेट नहीं चल रहा था, ये हम तुमको बता रहे हैं। हाँ ये कह सकते हो, लाइट नहीं थी नेट नहीं चल रहा था। डाउनलोड किसका? नहीं नहीं नहीं, लाइट न रहे मोबाइल चार्ज होना एक अलग बात। मोबाइल 100% चार्ज, लाइट नहीं रहेगी तो मोबाइल का नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ये बात पता है नहीं पता? ये नहीं पता। BTS टावर जो होता है आपके, BTS पावर, उसी की वजह से मोबाइल चलता है और टावर बिना बिजली के नहीं चलता है। अगर एक बार लाइट चली गई और एक घंटे तक वो सप्लाई देते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा अगर लाइट कटी हुई है तो वो BTS ऑफ कर देंगे क्योंकि उनको जनरेटर नहीं चलाना है। उसके बाद आपका तुरंत नेटवर्क वीक हो जाएगा क्योंकि अब उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, फिर धीमे से कनेक्शन गायब हो जाएगा। बहाना हम बता दे रहे हैं, कंप्लीट करना और करना ना करना ना करना तुम्हारी लिखना। बीटा mn बराबर, सुनो जो जानते हो सबसे पहले वो लिखो। अब जितने लोग पुराना क्लास नहीं लिए थे वो लोग जाने बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन केवल और केवल एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। आई बात समझ में? कितने लोग कह रहे हो कि सचमुच इम्प्रॉपर होता है? जो लोग क्लास आए थे वो लोग बताएं, बीटा फंक्शन क्या सचमुच इम्प्रॉपर होता है? पन्ना पलटना चालू, पलटो, पन्ना पलटो, नहीं चलेंगे आगे, पन्ना पलटो। जितने लोग आए थे, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन देखो क्या लिखी गई है। क्या उसको इम्प्रॉपर कहा गया है? क्या उसको इम्प्रॉपर कहा गया है? इम्प्रॉपर का केस बताया गया है ना, सब खोपड़ी हाँ में मिला देना। इम्प्रॉपर का केस बताया गया है। अगर ऐसा हुआ तो लोअर एंड पर इम्प्रॉपर, अगर ऐसा हुआ तो अपर एंड पर इम्प्रॉपर, ये कहा गया है। आई बात समझ में? लोअर एंड की इम्प्रॉपरनेस कब कही गई है? m इज लेस देन 1। अपर एंड पर इम्प्रॉपरनेस कब कही गई है? हाँ, अदरवाइज वो इम्प्रॉपर नहीं है, वो एक डेफिनेट इंटीग्रल है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई? 0 से लेकर के 1 तक। तो बीटा फंक्शन जो आपका होता है वो, बात ना करो इधर, कंसंट्रेट रहो, बात ना करो ना। बता रहे एक तो क्लास नहीं आते हो, फिर बात करते हो, फिर मेरे को गुस्सा लगती है। दोनों लोग उठो, दोनों लोग, हाँ दोनों, पीछे पीछे दोनों लोग उठो, उठो, नहीं तुम बैठो, तुम दो लोग उठो, हाँ चेक शर्ट, दोनों लोग उठो, सीट बदलो, बगल वाली सीट पे बैठो ना, हाँ बगल वाली सीट। क्या हुआ? तो आगे आओ, बैठो। आगे नहीं बैठोगे तो ये जानना क्लास से सस्पेंड कर देंगे ना। नहीं, मेरे से झक ना लड़ाओ, या तो बात ना करो और या तो यहां बैठ जाओ। फर्स्ट ईयर में हो, झक लड़ाने की कोशिश मत करना। जहां आज पढ़ रहे हो यहां से हम 10 साल पहले कभी निकल चुके हैं। प्रेम से समझा रहे, प्रेम से समझ जाओ। जितनी देर पढ़ा रहे उतनी देर पढ़ो, उतनी देर बात ना करो।
बैठो। मेरे को खूब अच्छे से पता है ये फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले लड़कों के अंदर एक अजीब सी गर्मी होती है। ये क्लास मेरे लिए नई नहीं है। इस क्लास में ना जाने कितने आए और कितने गए, और वो भी आए इस क्लास में जो कहे गुरुजी बहरवा निकला तो बताइए, वो भी आए। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सिखाने के लिए खड़े हैं, किसी भी हद तक जाकर के सिखाइए। बीटा ml एक इंटीग्रल जो डिफरेंट इंटीग्रल होता है और चलता है 0 से लेकर के किसके बीच में, 1 के बीच में। लिखते हैं इसी चीज को, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 x टू दी पावर, याद करो एक होता था x की पावर m-1 और एक होता था 1 माइनस x की पावर n-1। लिखो इसी चीज को, x टू दी पावर m-1 1 माइनस x टू दी होल पावर n-1 साथ में dx। मेरे को इसमें बदलाव करना है। बदलाव ये करना है, किसी चीज में अगर आपको बदलाव करना है तो आपके पास रास्ता ये है कि अगर वो वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है तो उसी वेरिएबल को बदल दो। इसके पास वेरिएबल कौन है, x, हम इसी वेरिएबल को बदल देंगे। और जब वेरिएबल को बदल देंगे तो ये इंटीग्रल ऑटोमेटिकली बदलना चालू हो जाएगा। और जब आप वेरिएबल को बदल रहे हो, वेरिएबल के साथ आप लिमिट को बदल रहे हो, यानी आप सारा का सारा वेरिएशन जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आप एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हो। और उस दौरान जो कुछ भी होगा वो आपको लास्ट में कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू देगा वो आपका बीटा फंक्शन ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। लिखना, पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस y। जहां जहां पर x है उसकी जगह पर हम लोग 1/1 प्लस y रख देंगे। अगर हम लोग x की जगह 1/1 प्लस y रखेंगे तो ऑब्वियस बात है dx को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने इंटीग्रल का वेरिएबल ही बदल दिया। जब आपने अपने इंटीग्रल का वेरिएबल बदल दिया तो ये इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था आपने उसको बदल दिया। तो यानी अब dx बदल करके उसकी जगह कौन आएगा, dy आएगा। देखना कौन आएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू, सबसे पहले 1/x का डिफरेंशिएशन लगाओ। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना बोलो, -1/1 प्लस x का स्क्वायर, यानी 1 प्लस y का होल स्क्वायर। सही है गलत? और फिर 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये dy, यानी जहां जहां पर dx होगा उसकी जगह पर रख दिया जाएगा -1/1 प्लस y का होल स्क्वायर dy। नोट करो, ये तो बदलाव हुआ x का और किसका, dx का। अभी एक क्वांटिटी बची हुई है कौन सी, 1 माइनस x। अब इसको बदलेंगे, देखना, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x आपने मानी क्या है, 1/1 प्लस y। हाँ ये फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर सही सलामत करें तो ये लिखा गया है dx ऑफ x टू दी पावर माइनस m, ये रहा। और अगर ऐसा है तो डिफरेंशिएट करो, -m नीचे और x टू दी पावर -m माइनस 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू -m/x टू दी पावर m प्लस 1। नीचे जो पावर रहेगी वो एक बढ़ जाएगी। तो अपने लोग अगर हम इसको देखें तो लिखा गया 1 प्लस x टू दी पावर 1। ठीक, ऊपर ले जाएंगे -1, आगे आया -1 और ये पावर एक बढ़ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट यहां से मुझको मिलता है 1 माइनस x इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करो, 1 प्लस y -1, तो 1 से -1 कैंसिल आउट हुआ, y/1 प्लस y। तो जहां जहां पर x है उसकी जगह हम लोग कितना रखेंगे, x की जगह रखेंगे 1/1 प्लस y, 1 माइनस x की जगह रखेंगे y/1 प्लस y, dx की जगह पर रखेंगे -1/1 प्लस y का होल स्क्वायर। जो तीन वेरिएशन थे, जो तीन बदलाव थे वो हमने कर दिए। अब बात की बचे कौन, लिमिट। अब और लिमिट बदलना चालू कर दें। एक बार लिमिट बदल जाए तो हम इस पूरे बीटा गामा और पूरे बीटा फंक्शन को बदले हुए रूप में लिख देंगे। लिखो इतना, लिमिट बता दें। सबसे पहले लोअर लिमिट की चर्चा करें।
व्हेन x इज इक्वल टू 0 और लोअर लिमिट, अगर आप x इज इक्वल टू 0 ले रहे हो मतलब x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि वो लोअर लिमिट है तो इक्वल टू 0 नहीं अप्रोचेस टू का हाल है उसका, तो गौर करना x इज इक्वल टू है 1/1 प्लस y, इसका मतलब यहाँ से 1 प्लस वाई इज इक्वल टू है 1/x, यानी दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना है 1/x माइनस, सही है गलत? लेकिन आप कह रहे हो कि x अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ 0 की तरफ, जब जब x अप्रोच करेगा 0 की तरफ 1/x अप्रोच करेगा किसकी तरफ इंफिनिटी की तरफ, और इंफिनिटी -1 दैट इज इक्वल टू अगेन कितना इंफिनिटी, यानी व्हेनेवर x अप्रोचेस टू द 0 y अप्रोचेस टू द, क्लियर हुआ? तो लोअर लिमिट जो अब तक 0 थी वो अब क्या बन जाएगी इंफिनिटी बन जाएगी। किसी को कोई दिक्कत इसमें? लिखना चालू करते हैं। When x is equal to 0, y is equal to infinity. सीरियसली जब x is equal to 0 होगा तो y आपका कैसा होगा इंफिनिटी होगा। कैलकुलेट करके लिखना हो तो कैलकुलेट करके लिखना, रफ यहाँ पर रफ वर्क कर लेना थोड़ा सा, और ऐसे यहाँ से सिंस x is equal to 1/1 plus y, this implies that 1 plus y is equal to 1/x, and this implies that y is equal to 1/x minus 1. As x approaches to the 0, y is equal to, यहाँ लिमिट लगा देंगे, लिमिट x approaches to 0 1/x minus 1. अब आपको पता है ये आपका है, दिस इंप्लाइज दैट y is equal to infinity minus 1 that is equal to लिमिट आपकी इंफिनिटी है। तो जब आपकी लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 थी वहां पर अब आप लोअर लिमिट y इज इक्वल टू कितना रख दोगे इंफिनिटी रख दोगे। और अपर लिमिट की बात करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1 आउट x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, जैसे हमने x इज इक्वल टू 1 रखा यहाँ से देखना x इज इक्वल टू 1 पर ये हुआ 1 प्लस y इज इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी लोअर लिमिट जहां पर 0 थी वहां अब लोअर लिमिट इन्फिनिटी चलेगी, और अपर लिमिट जहां पर 1 थी वहां अब अपर लिमिट कितनी चल जाएगी 0। ये पूरा इंटीग्रेशन हुआ इन्फिनिटी से किस तक 0 तक का हिस्सा हुआ, नोट करो। हो गया सबका? हो गया? सुनो, टियर 4, इसलिए बीटा mn इज इक्वल टू, अब सब चेंज करना है, बीटा mn इज इक्वल टू, धीमे धीमे जितना बदलाव आपने किया है वो सारा बदलाव आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, दिमाग दौड़ाना, जहाँ लिमिट 0 थी वहाँ अब लिमिट कितनी होगी इन्फिनिटी, जहाँ अपर लिमिट 1 थी वो अब कितनी होगी 0। ठीक, आप x की जगह पर कितना रख रहे हो 1/1 प्लस y, तो ये x की जगह पर हो गया 1/1 प्लस y होल टू दी पावर, x की पावर कितना था m माइनस, तो इसकी पावर हो गया m माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत? अगला काम 1 माइनस x की जगह हम लोग कितना रखेंगे y/this, यानी इनटू y/1 प्लस y, और इसकी पावर कितना था m माइनस 1, जहाँ dx है उसकी जगह पर वैल्यू रखना, dx की जगह पर हमारे पास आएगा ये रहा -1/1 प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक, और साथ में कितना dy, ये नोट करो पूरी बात।
फर्स्ट ईयर के लड़कों से मेरे को बहुत बड़ी चिढ़ आती है। एक बात तो मेरे को इसे हमेशा चिढ़ाती है, जब इनको कल्चर सीखना होता है तब ये मटरगस्ती करती है। इस कमरे में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे हमको फर्स्ट ईयर के लड़कों से चिढ़ होनी शुरू हुई। और तब मेरे को पता चला ना कि आप फर्स्ट ईयर के लड़कों से इत्मीनान से तो बात ही ना करो। इनको आप उस भट्टी में ले जा करके ढालो जिस भट्टी में ये बाद में सही मनई बन के निकले, मनई बन के निकले, नहीं तो ये गुरु बन जाएंगे। इस कमरे की एक घटना है, बड़ी फेमस घटना इस कमरे में। यहीं पर तब ये बेंच नहीं लगी होती थी, तब ये नहीं लगा होता था, तब यहाँ पर कुर्सियां रखी जाती थी और हत्थे पे लिख करके, हत्थे पे रख करके लिखते थे। यहीं दो लड़कियां बैठी हुई थी, एक लड़का पीछे बैठा हुआ था, वो च्युइंगम चबाया और उसके बाद चबा करके दोनों का दुपट्टा एक में चिपका दिया। क्यों चिपकाए? वो इसीलिए चिपकाए हुए थे ना, उनको लगा बीएससी में आए हैं, अब ये तो मेरा अधिकार बनता है, छुट्टी होगी तो नौटंकी करेंगे। लेकिन यहाँ खड़े हो ना, यहाँ खड़े होने के बाद आपको पता है डील कैसे किया जाता है, और मेरे जैसे आदमी को विधिवत पता है कि कैसे डील किया जाता है। पूरी क्लास चली है, पूरी क्लास में हमें एक शब्द नहीं बोले कि ऐसा कुछ हुआ है, छुट्टी हुई है, तो सब लोगों को बाहर निकाल दिए हैं, तो 4 लोगों को रोक लिए हैं, ये 2 लड़कियां और वो 2 लड़के जो बैठ करके च्युइंगम चिपका रहे थे। इनको हम रोक लिए। इन 2 लोगों को कहें अब तुम दुपट्टे से च्युइंगम हटाओ और उसके बाद बाहर जाओ। फिर यही दरवाजा बंद किया, यही बेल्ट से मारे हैं, क्योंकि मुझको पता है वो एक काम और उसके बाद ना गए फन 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 बटोर करके लेकर के आए हैं। किसको बटोर रहे हो? किसके लिए बटोर रहे हो? मेरे लिए? भूल जाओ, पार नहीं पाने वाले इतने आसानी से। उसके बाद जब फिर लतियाए गए, फिर भाग गए, पूरा साल भर फिर कॉलेज पढ़ने नहीं आए, साल भर नहीं आए। मेरे को पता है मेरी क्लास में नहीं आए। वो पहला दिन था, मुझको रोकना पड़ा और मुझको उस लेवल पर जाना पड़ा जहाँ एक टीचर को नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये हरकतें हम आज ना रोकते ना, मनबड़ होते, फिर कोई और करता, फिर कोई और करता, फिर तीसरा करता, चौथा करता, और मुझको पता है रोका कैसे जाता है। यहीं बैठे हैं सामने, यहीं पढ़ा रहे हैं, चलती हुई क्लास में। इस कमरे की ना अजीबोगरीब कहानियां हैं और हम नहीं चाहते हैं कोई उस कहानी का हिस्सा बने। बहुत बुरा होगा किसी के लिए भी। ऐसी गलतफहमी बिल्कुल मत पालना कि इस कहानी में से किसी एक कहानी का किरदार बनोगे और ये सोचोगे कि वो किरदार इस वक्त इस किरदार को ढाल देगा। हम नहीं ढलने वाले, अपने बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हैं, इसी कॉलेज में पढ़े हैं, हर बात जानते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे डील करनी है सब पता है। तुम एक काम के लिए आओ, वो काम तुमको यहाँ बहुत बेहतरीन मिलेगा। तुम क्लास पढ़ने आओ, तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, तुमको नहीं समझ में आया तुमको 10 बार समझाएंगे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि तुम इस क्लास को ओवर करके निकलना चाहोगे, ये नहीं होने वाला है, कतई नहीं होने वाला है। इस एक चीज़ को हम गांठ बांध लिए साल 2012 से लेकर के आज साल 2022 तक, हम इसको गांठ बांध लिए। ये नहीं होगा। तुम यहाँ सीखने आए हो, तुमको सीखना पड़ेगा। तुमको सिखाने के लिए कई लोग बड़े, वो सिखाएंगे, लेकिन तुम यहाँ सीखने के अलावा कुछ भी करोगे तो ये डिग्री कॉलेज की बात भूल जाना। वो बस टीवी में अच्छा लगता है, अब डिग्री कॉलेज में आगे सब चलता है, सब नहीं चलता है। तभी तक चलता है ना जब तक आपको कोई एक आदमी सही सलामत नहीं मिलता, बस तभी तक चलता है, इसके बाद नहीं चलता। इसीलिए कल्चर डेवलप करो। क्लास आए हो, क्लास को क्लास के तरीके से रहने दो। पढ़ने आए हो, पढ़ो, इत्मीनान से जाओ। 1 घंटे 20 मिनट हम तुमसे बतिया रहे हैं, 1 घंटे 20 मिनट तुम आपस में बतियाओ। 1 घंटे 20 मिनट में तुमको जो तकलीफ है तुम हमसे बताओ, क्योंकि अपने को हफ्ते की 2 क्लास मिलती है और हफ्ते की 2 क्लास में अगर यही प्रवचन चलता रहा तो हो चुकी क्लास। हफ्ते की 2 क्लास में जितना सीख सकते हो उतना सीखो, बाकी क्लासेस चल रही हैं उतना सीखो। और या तो ये कह दो कि तुम पारंगत हो गए, तुमको सब आता है, ये तुमको आता है तो हम ना लगाएं, फिर अभी दे तुमको लगाने के लिए। तुमको सीक्वेंस की समझ नहीं होगी, तुमको एप्सिलॉन डेल्टा की समझ नहीं होगी, तुमको वो सीखना है। तुम वो नहीं सीखोगे तुम बाकी सारा कारस्तानी सीख लोगे। ऐसी हरकतें मत पालो। किसी को कहते हैं ये क्लास है, इसको क्लास के तरीके से चलने दो, अदरवाइज उन कहानियों का हिस्सा जो भी बना है वो केवल झेला हुआ है, कोई फायदा नहीं होगा, ना मेरा ना तुम्हारा ना किसी और, किसी का नहीं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। सुनो, इस माइनस साइन को हम बाहर कर रहे हैं, ये माइनस साइन बाहर आया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक 0। अब थोड़ी देर तक के लिए जो जैसा हो रहा है उसको देखते रहना। क्या ऊपर आपको सिवाय y के कुछ नजर आ रहा है? नहीं,
तो y टू दी पावर कितना n माइनस, इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं y टू दी पावर n माइनस 1। अब बात समझना, नीचे जो कुछ पड़ा हुआ है उसको हम लिख रहे हैं। ये लिखा गया है 1 प्लस y टू दी होल पावर कितना m माइनस 1। इनका हल बोलो, ये क्या लिखा है 1 प्लस y टू दी होल पावर m माइनस 1, और ये लिखा गया है 1 प्लस y का होल स्क्वायर, और बचा कौन dy। लेकिन आपको पता है अगर ये माइनस साइन है तो आप लिमिट को पलट सकते हो, और लिमिट जिस दिन पलटी जाएगी उस दिन ये बन जाएगा बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के कहां तक इंफिनिटी y टू दी पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस y, और गुणे में घात जुड़ती है का नियम लगाओ m प्लस n, और गौर करो -1 -1 -2 और इधर का +2 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ आपके पास बचा dy। नाउ दिस इज द बीटा फंक्शन। फिर इंटीग्रेशन, पिछली बार हमने जो देखा बीटा mn वो मेरा डेफिनेट इंटीग्रल था, और लिमिट थी 0 से लेकर के कहां तक 1 तक। इस बार भी डेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन लिमिट 0 से लेकर के कहां तक है इंफिनिटी तक है। नोट कर, वन प्लस वाई टू दी होल पावर कितना था n माइनस 1, 1 प्लस वाई टू दी होल पावर कितना है n माइनस 1, और 1 प्लस वाई का है ना, गुणे में घात जोड़ते हैं का नियम लगेगा, पूरी घातों को जोड़ दो m प्लस n, पहले हम यही जोड़ दिए m प्लस n आया, -1 कितना हुआ -2, लेकिन आगे कौन बैठा +2, तो खत्म किया। कहाँ पर माइनस लिमिट पलट दिए, जो अब तक था इंफिनिटी से 0 उसको पलट के क्या कर दिया 0 से इंफिनिटी, तो माइनस साइन ठप गया उसमें, माइनस साइन की अब जरूरत नहीं अपने। अब अगली बात, चूंकि हम लोग एक बात पहले से जानते हैं कि जो आपका बीटा फंक्शन होता है वो m और n में कैसा होता है सिमेट्रिक होता है, और अगर ये m और n में सिमेट्रिक होता है तो इसी इंटीग्रल को फिर पलट करके लिख सकते हैं। यहाँ लिखने चल रहे हैं since beta mn is equal to beta nm, हाँ यार, क्योंकि बीटा फंक्शन m में और n में सिमेट्रिक नेचर रखता है, और सिमेट्रिक है तो इसका मतलब इस पूरे इंटीग्रल में जहाँ जहाँ m है उसकी जगह n कर दो और n की जगह m कर दो, तो ये बनेगा बीटा nm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी y टू दी पावर कितना m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y टू दी होल पावर, पलटो चाहे ना पलटो, m प्लस n dy। मतलब एग्जाम हॉल में आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि आप भूल करके y की पावर n माइनस कर दिए या m माइनस कर दिए, दोनों बातें सही है। चाहे आप लिखो n-1, चाहे आप लिखो m-1, रीजन बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है तो दोनों इंटीग्रल अलग अलग नहीं बल्कि कैसे सेम वैल्यू देंगे। ठीक, नोट करो। अब दोनों लिख करके घेरा मार देना दोनों पर। अब एक नया फंक्शन फिर इसमें लेने चल रहे हैं, पूरा चैप्टर बीटा गामा फंक्शन का है, तब हम लोग चले गामा फंक्शन की चर्चा करने। बीटा फंक्शन की चर्चा हो गई, गामा की हो जाए तो बीटा और गामा के बीच में रिलेशन देख लेंगे कि बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या है। वो रिलेशन खत्म होने के बाद जब हम न्यूमेरिकल उठाएंगे, एक्चुअली न्यूमेरिकल अभी इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि न्यूमेरिकल को लगाने से पहले आपको ये नहीं पता है कि न्यूमेरिकल में बीटा फंक्शन इस्तेमाल होगा या गामा, या ऐसा हो सकता है कि बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशन है उसका इस्तेमाल हो रहा हो।
तो इन बातों का पता नहीं लगता, इसीलिए बीटा फंक्शन गामा फंक्शन साथों साथ निपटा देते हैं, इनके रिलेशन निपटा देते हैं। फिर जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में जहां जरूरत पड़ेगी बीटा फंक्शन और जहां जरूरत पड़ेगी गामा फंक्शन हम अप्लाई करते चले जाएंगे। आई बात समझ में? हेडिंग डाल दो गामा फंक्शन। गामा फंक्शन बीटा फंक्शन जब आपने लिखा तो बीटा फंक्शन शुरुआत में हम लोगों ने लिखा वो एक इंटीग्रल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल जो काम करता है 0 से किसके बीच में, 1 के बीच में। ये भी एक इंटीग्रल होता है डेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन इस बार लिमिट होगी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक के बीच में लिखना। और ये आपका एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। जो आपका बीटा गामा फंक्शन होता है ये आपका कैसा इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, लिखना। इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इट इज an improper integral, it is an improper integral। जो लोग लास्ट क्लास में थे, लास्ट क्लास मौजूद थे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है समझाए थे, बताओ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पन्ना मत पलटना, पन्ना मत पलटो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्लास में बैठने का मतलब क्या रहेगा जब घर जाकर के एक को बात कुछ दोहराओगे नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल लास्ट क्लास में नहीं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कंडीशन देखना तुम लोगों की ना, तुम लोगों का क्लास आना भी कोई मतलब का नहीं बनता है। क्लास आ रहे हो, पढ़ाया जा रहा है, घर जाकर के दोहराओगे ही नहीं। हम समझाते रहे, हम खूब इत्मीनान से समझा रहे हैं, हमको बिल्कुल टेंशन नहीं है, और उसके बाद भी तुम लोग दोहरा नहीं रहे हो। ईमानदारी से बताओ, पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो, हम डिपार्टमेंट में चेंज कर देंगे, डिपार्टमेंट में चेंज हो जाएगा ना। अपने छोड़ देंगे पढ़ाना इसको, एक ही यूनिट तो है। कैलकुलस जिसके जिम्मे होगा वो पढ़ा लेगा, घर जाकर के इसको दोहराना नहीं है। ईमानदारी से बताओ, घर जाकर के दोहराए थे, घर जाकर के दोहराए थे, ख्याल आया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, यही बोर्ड पर बताए हुए थे, फिर कैसे भूल गया। अभी तो केवल 6 दिन की क्लास हुई। किसी को याद है इम्प्रॉपर इंटीग्रल? बोलो नहीं। बीटा गामा फंक्शन की बात नहीं कर रहे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। तुम अगर टूटा फूटा भी बता दोगे तो मान लीजिए धुंधला धुंधला तुमको याद। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, हम तरीके बताए थे, 2-3 केसेस बताए हुए थे, 15 से 20 मिनट हम खाली इम्प्रॉपर इंटीग्रल बताए थे। नहीं इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या बोले, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या fx अप्रोचेस टू इंफिनिटी, कम से कम एक केस तो निकला तुम्हारे पास। हाँ तो बेटा, तो हम यहाँ पर लिखे इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पूरी क्लास को समझ नहीं आया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या। हाँ बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, तभी तो हम करें टूटा फूटा अगर एक को केस याद बता दोगे तो मान लेंगे कि चलो थोड़ा बहुत याद है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो इतनी बड़ी क्लास है और इसमें मैक्सिमम लोग 40-45 लोग बैठे हुए थे लास्ट की क्लास में,
और उसके बाद कंडीशन ये है कि तुम इम्प्रॉपर इंटीग्रल भूल गए। इस घरे पे चलोगे राम मान। एक तो इंटर बर्बाद करके आए हो, इंटर बर्बाद करके आए, मानो ना मानो, और ऊपर यहाँ आ गए हो बीएससी में, जब सिखा रहे हैं तो घर जाकर के दोहरा नहीं रहे हो। मेरे को ये बात ईमानदारी से बताओ, हाथ ऊपर करो, कितने लोग पहला चैप्टर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम रिवीजन किए हुए? हाथ ऊपर। 1 2 3 रिवीजन कर रहे हो में चल रहा है, कर रहे हो चलेगा ना? कितने लोग रिवीजन कर रहे हैं? और बाकी कई हाथ अभी भी नीचे भी है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसका कोई वीडियो लेक्चर नहीं बना हुआ है। जो पहला चैप्टर गया है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सॉरी इम्प्रॉपर कह रहे हैं, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, उसका कोई वीडियो नहीं बना हुआ है। लेकिन पिछले साल जब हम ये सब पढ़ाए हुए थे तो पिछले साल का व्हाइट बोर्ड का बना हुआ लेक्चर भी प्लेलिस्ट में मौजूद है। तुमको खोजने पर दिक्कत होगी, हम फिर बता रहे हैं, बहुत इत्मीनान से आज हमको कुछ लोग मैसेज कर देना और उसके बाद मेरे से लेक्चर ले लेना, और किसी तरीके से करके 5 या 6 लेक्चर होंगे, वो 5 या 6 लेक्चर जिन लोगों का छूट गया है वो लोग 5 या 6 लेक्चर वो कंप्लीट करें इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम। रीजन बता रहे हैं, अगर तुमने इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम कंप्लीट नहीं किया तो जिस दिन हम इसके बाद रीमान इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, रीमान इंटीग्रल में हमको उसी की जरूरत पड़ने वाली है न्यूमेरिकल में। तब पता चलेगा, तुम सोच रहे हो कि हम सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, तुम बात ये समझो, तुमको ये लग रहा होगा कि हम तुमको बेमतलब डांट रहे हैं। डांट नहीं रहे, तुमको हम रियलिटी से वाकिफ करा रहे हैं कि रियलिटी यही है कि आप जितना चैप्टर छोड़ दोगे, अगले चैप्टर में जब आप आ रहे हो तो अगले चैप्टर में पिछले चैप्टर की दरकार है। जब आप पिछला चैप्टर याद ही नहीं कर रहे हो तो अगला चैप्टर तुमको कहाँ से समझ में आएगा? और जब चीज़ें समझ नहीं आएंगी फिर तुम ये कहोगे क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं है, मेरी चीज़ें समझ नहीं आ रही, फिर तुम क्लास छोड़ करके भागना चालू करोगे। कौन सोल्यूशन होगा क्लास छोड़ करके भागने? कोई सोल्यूशन निकलेगा? तुम एक काम करो, आज हम सबको बता रहे हैं, चाहे तो 10 लोग करो चाहे 20 लोग, आज मेरे को मैसेज करो और मैसेज करने के बाद ये उसमें लिख देना कि सर प्लेलिस्ट या फिर वीडियो शेयर कर दीजिए। तो हम बारी बारी तुम जितने करोगे हम सबको वीडियो शेयर कर देंगे, लेकिन तुम वीडियो कंप्लीट करो। तुम वीडियो ऑनलाइन मत देखो, तुम डाउनलोड कर लो वीडियो। डाउनलोड करने हम डाउनलोड तक का ऑप्शन खुला छोड़ करके रखेंगे, तुम डाउनलोड करके देखो, तुम्हारी बफरिंग नहीं होगी उसमें, लेकिन तुम कंप्लीट तो करो यार। हम सिखा रहे हो तो तुम सीखने के नहीं तैयार हो, जाओगे मार्केट में पैसा फूकोगे कोचिंग में। 45 मिनट की क्लास मिलेगी, 45 मिनट की क्लास में सामने वाला बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो वो भी ठीक है। हम तुमको समझा रहे, तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम हमें इस रात ठाने बैठे हुए हो, कैसे चल पाएगा? कितने लोगों का इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम बाकी रह गया? हाथ ऊपर करो जरा। इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, हाथ ऊपर करो। ठीक, रुको। इम्प्रॉपर इंटीग्रल सुनो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कहा गया था कि अगर आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है वो इनमें से कोई भी एक बात पूरी कर दे तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। जो भी बातें कही जा रही है उनमें से कोई भी एक बात पूरी कर दे तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। पहली बात सुनो, आपका जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिया गया है उसमें से कोई एक सिरा इनफाइनाइट लिमिट का हो जाए। जैसे हम कहें a से लेकर के कहाँ चला गया? इनफाइनाइट। तो अपर एंड कैसा हो गया? इनफाइनाइट लिमिट वाला। ये इंटीग्रल आपका कैसा होगा? इम्प्रॉपर होगा। अगर आपका ये दिया है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक? a, तो फिर एक सीधा आपका इन्फिनिटी हो गया, फिर ये कैसा हो जाएगा? इम्प्रॉपर। अगर ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट हुआ फिर ये कैसा हो जाएगा? इम्प्रॉपर। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि अगर आपका जो इंटीग्रल दिया गया है उसमें जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है या जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो गया तो आपका इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये भी कही गई थी, अगर ये ना हो, दोनों ही इंड आपके कैसे हो गए? फाइनाइट, दोनों ही फाइनाइट हो गए, ए से लेकर के बी तक। इन दोनों इंड में से किसी भी एक इंड पर आपका जो इंटीग्रैंड है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए। दोनों में से किसी भी एक पर वो कैसा हो जाए? अनबाउंडेड। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख दें dx अपॉन x माइनस ए, और हम ये कहें यहाँ a और b दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग। अब गौर करो, अगर हम अपर वाला रखें तो b माइनस ए फाइनाइट क्वांटिटी, दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोअर इंड रखें तो a माइनस ए कितना? जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो अप्रोचेस टू द अनबाउंडेड हो गया कि नहीं?
कोई ऐसा जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है वो कैसा हो जाता है, अनबाउंडेड हो जाता है। तो गौर करो लोअर इंड पर मेरा जो इंटीग्रैंड था 1/x - a, लोअर इंड पर लिमिट देखना, whenever limit x approaches to a our integrand approaches to the infinity, अनबाउंडेड हो गया। तो ऐसे में लोअर इंड पर इम्प्रॉपरनेस कही जाएगी। कौन से इंड पर, लोअर इंड पर इम्प्रॉपरनेस कही जाएगी। अगर यही आपका दे दिया जाए इंटीग्रेशन dx/x - b और इंटीग्रेशन है a से लेकर के कहां तक, e तक, अपर लिमिट अप्लाई करो, लिमिट b approaches to the लिमिट x approaches to the b 1/x - b, जब x बढ़ेगा b की तरफ, कौन सा x - b, b - x जो मर्जी वो लिख सकते हैं। अगर मेरा x अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, b की तरफ, तो x - b अप्रोच करेगा 0 की तरफ, और इसका मतलब ये होल क्वांटिटी अप्रोच करेगी किसकी तरफ, इसका मतलब फिर से अपर इंड पर मेरा जो इंटीग्रैंड है वो कैसा हो गया, अनबाउंडेड। एक भी इंड पर अगर आपका इंटीग्रैंड अनबाउंडेड हो गया तो तय हो चुका है आपका इंटीग्रल कैसा होगा, इम्प्रॉपर होगा। ऐसा भी हो सकता है दोनों इंड पर इम्प्रॉपरनेस आए, ये भी हो सकता है। जैसे हम इसी को लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a से b dx/x - a और x - b। अपर करो, आप x अप्रोचेस टू a करो तब भी एक हिस्सा 0, उसकी वजह से इंफिनिटी। आप x = b करो, फिर ये वाला हिस्सा 0, फिर कहाँ चले गए, इंफिनिटी। इसका मतलब इस बार इम्प्रॉपरनेस कहाँ है, दोनों इंड पर। ये कहा जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल एट बोथ इंड, दोनों इंड पर कैसा हो चुका, इम्प्रॉपर हो गया। ये भी हो सकता है ना तो लोअर इंड पर इम्प्रॉपर हो, ना तो अपर इंड पर इम्प्रॉपर हो, लेकिन बीच के किसी वैल्यू पर कैसा हो जाए, इम्प्रॉपर। एग्जांपल देखना, इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 dx/x - 3। अब गौर करो, जरा आप x = 2 रखो, 2 - 3 कितना आया, -1, फाइनाइट है। आप अपर इंड रखो 4 - 3 +1, ठीक। लेकिन जैसे आप बीच में 2 से 4 तक जाने में क्या 3 भी आएगा कि नहीं, जैसे आप x = 3 रखोगे 1/3 - 3 1/0 अप्रोच किया, इसका मतलब फिर कहाँ चला गया, इंफिनिटी। तो ये कहा जाता है इम्प्रॉपरनेस एट इंटरमीडिएट वैल्यू। अब जो इम्प्रॉपरनेस है वो कहाँ पर है, इंटरमीडिएट, बीच की किसी वैल्यू पर है। तो इम्प्रॉपर की ये अलग अलग कैटेगरी होती है। तब कहा जाता है आपका दिया गया इंटीग्रल इम्प्रॉपर होगा अगर या तो उसकी जो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है या इंटरवल है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन या तो वो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो आपका इंटीग्रल कैसा होगा, इम्प्रॉपर, या अपर इंड, लोअर इंड या किसी इंटरमीडिएट वैल्यू पर आपको जो इंटीग्रैंड है वो अनबाउंडेड हो जाए। अनबाउंडेड का मतलब वो लगातार बढ़ता चला जाए, या तो वो +∞ भागने लगे और या तो -∞ भागने लगे, तो आपका लिखा गया इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। आई बातें समझ में? अब दोबारा मत भूलना, जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल का चैप्टर चलाएंगे तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बाकायदा डिफिनीशन और सारे केसेस वहां पर दिखाएंगे, ठीक। गामा फंक्शन के लिए कहा जा रहा है इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइंड एज आपका गामा फंक्शन एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है जो इस तरीके से परिभाषित होता है, डिफाइंड एज गामा n, सिंबल ऐसे बनाया जाता है, ये लाइन की जो इस तरीके से ऐसे, पूरा लेने की जरूरत नहीं, आप ऐसे लिखो गामा n, मतलब ये छतरी ना n को कवर किए हुए, पढ़ा जाएगा गामा n। गामा n, और अथवा ऐसे भी कुछ लोग इसको लिखते हैं गामा n, ऐसा लिखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना गामा के अंदर की चीजें बहुत बड़ी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो लिखा जाए गामा n - 1 × n - 2 × n - 3। अब सामने वाला ये कंफ्यूज हो सकता है कि ये गामा केवल n - 1 पर लगा है या पूरे पर, और अगर ये गामा पूरे पर लगा है तो आप ऐसे गामा लगा करके यहाँ पर क्या बना देना, ब्रैकेट, और आपको पता चल जाएगा ये लोग एक साथ आए हैं और गामा फंक्शन पूरे पर ऑपरेट कर रहा है। क्लियर है ये बातें सबको? गामा n और इस तरीके से गामा n, ठीक, इज इक्वल टू, ये होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी e टू दी पावर -x, x टू दी पावर n - 1 dx
ठीक, वेयर जहां पर स्मॉल n बिलोंग टू द रियल पॉजिटिव रियल नंबर से। जरा इस इंटीग्रल को देखो, या इस इंटीग्रल में जो लिमिट दी गई है अपर एंड पर वो इंफिनिटी दी गई है कि नहीं, और अपर एंड की एक लिमिट इनफाइनाइट, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा गया है। चाहे आप बीटा फंक्शन की बात करो, चाहे आप गामा फंक्शन की बात करो, दो के दोनों आपके कैसे होते हैं, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन दोनों ही आपके एक डिफरेंट इंटीग्रल होते हैं। बीटा फंक्शन हमेशा इम्प्रॉपर नहीं रहेगा, बीटा फंक्शन पे शर्त लगाते हैं m और n की वैल्यू 1 से कम होने पर इम्प्रॉपरनेस देगा। गामा फंक्शन शुरू से ही इम्प्रॉपर रहता है, तो गामा फंक्शन को डिफाइन किया जाता है गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x, फिर यही जो पावर में लगा है उसी को x टू दी पावर n माइनस 1 dx, इसको कहा जाता है गामा फंक्शन। हाँ बोलो। n बिलोंग टू r प्लस, रियल नंबर का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ना, अपने लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसा नहीं बनता। रियल नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन यहाँ एक डंडी लगानी पड़ती है, इसी तरह नेचुरल वाले का स्टैंडर्ड नोटेशन में ये डंडी लगानी पड़ती है। इंटीजर के सेट के स्टैंडर्ड नोटेशन में आपको ऐसे बगल से कट करना पड़ता है, रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड सेट के लिए आपको ऐसे यहाँ पर कट मारना पड़ता है। आई बात समझ में, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं। यानी आपका जो n है वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ठीक, हेडिंग डाल दो रिडक्शन फार्मूला, हेडिंग डाल दो रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ना जाने कितनी बार न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, और ये भी हो सकता है एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। रिडक्शन फार्मूला इसमें लिखना फॉर n ग्रेटर देन 1, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो फॉर n ग्रेटर देन 1। अच्छा, 1 से बड़ा कुछ भी, 1 से बड़ा 1.5, 1 से बड़ा 1.2, 1 से बड़ा 2 लाख, 1 से बड़ा 10 लाख, इंटीजर हो फ्रैक्शनल हो, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा 5/4, 1 से बड़ा 3/2 हो सकता है कि नहीं, 3/2, ऊपर बड़ी क्वांटिटी और नीचे 2, डिवाइड लगाओगे तो 1 से बड़ा आएगा। आप चाहो तो आप इसको कह दो n इज इक्वल टू 13/11, 13/11, तब पर भी 1 से बड़ा है। तो n की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर, लेकिन 1 से बड़ी होनी चाहिए। उस दिन गामा n कैन बी रिटन एज, उस दिन कोई आपसे पूछे गामा n क्या होगा, तो रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन परिवर्तित हो रहा है, घटते घटते परिवर्तित हो रहा है। गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1, ये गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1, मतलब एक कम करके बाहर निकालो और जितना बाहर होगा उतना ही गामा के अंदर में लिख दिया जाएगा। तो कल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान अगर कहीं पर ऐसा लिखा मिला n माइनस 1 गामा n माइनस 1, तो समेट करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, गामा n लिख सकते हैं। आई बात समझ में, नोट कर। इसके बाद मेरी एमएससी की क्लास है, ठीक है, इसके बाद एमएससी की क्लास है। ये प्रॉपर्टी हम लोग कल प्रूफ करवाएंगे, ठीक, ये हो जाए। और बातें याद रखना, आज मैसेज कर दोगे, आज वीडियो ले लोगे, अगले 1 हफ्ते तक तुमको मेहनत करनी है, पुराने लेक्चर कंप्लीट करनी है। आई बात समझ में, ठीक। कॉपी में अगर पन्ना नहीं छोड़े हुए हो कोई दिक्कत नहीं, एक पतली सी कॉपी खरीदो, बहुत पतली सी, और उसी पतली या A4 साइज के पेपर में लिख दो और कॉपी के आगे सब स्टेपल करके एक साथ रख देना। आई बात समझ में।